हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और कहीं ना कहीं ये भारत के लिहाज से बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा भी अगर सही परिस्थिति में होता है तो वो भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करता है। वही चीज़ होती है कि थोड़े से पैसे आते हैं तो सबसे पहले टेरर फंडिंग में जाएगा, उसके बाद पीओके पर तबाही मचाएंगे, एलएसी पर तबाही मचाएंगे। तो ये सारी परेशानियां पाकिस्तान हमेशा से खड़ा करता रहा है इंडिया के लिए। और उसी के कारण, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस भी किया, कि जो हमारी डिप्लोमेसी की लेवल थी, जो हमारा राजनीतिक संबंध था वहाँ पर पाकिस्तान के साथ, वो धीरे धीरे खराब होता चला गया। चाहे पुलवामा के बाद हो, चाहे उरी अटैक के बाद हो, तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अभी पाकिस्तान की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ये कटोरा लेके घूम रहे इधर से उधर कि भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो। फॉरेक्स नहीं बचा है। तेल के दाम कल फिर से पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। पेट्रोल पर 35 रुपये पर लीटर का कल रेट बढ़ाया गया है। पाकिस्तान की ये परिस्थिति है कि पाकिस्तान का बहुत सारा आयात किया हुआ माल बंदरगाह पर पड़ा हुआ है कंटेनर में, और उसको छुड़ाने के लिए व्यापारियों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि डॉलर में ट्रेड नहीं होगा। और जो एक्सपोर्टर है, जो वहाँ से सामान पाकिस्तान बाहर से भेजता है, वो पाकिस्तानी रुपये में पैसा लेके क्या करेगा? आज लेगा किसी रेट पे, कल उसको घट के कुछ और हो जाना है। तो वो तो चाहिए उन्हें डॉलर में ही। इंटरनेशनल ट्रेड जनरली हार्ड करेंसी में होती है। तो वैसी परिस्थिति में क्या हो गया है कि वहाँ पर व्यापार भी धीरे धीरे ठप होता जा रहा है। आयात किया हुआ सामान बंदरगाह पर पड़ा हुआ है, और एक समय सीमा के बाद जो भी सामान आप बंदरगाह पे मंगवाते हैं उस पे भी आपको रेंट लगने लगता है रखने के लिए। आपको वहाँ पर गोदाम के चार्जेस लगते हैं। तो वो सारी परेशानी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे और ख़राब होती जा रही है। तो इसी केस में क्या हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों पहुंचे कहाँ? सऊदी अरबिया और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्योंकि ये दोनों देश हैं जो कि बहुत बार इसकी पाकिस्तान की मदद भी कर चुके हैं। और पाकिस्तान का एक जो एवरग्रीन फ्रेंड था चाइना, उसने ऑलरेडी हाथ खींच लिए हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि इनसे जब पैसे मांगने चालू किए, फिर अभी जाकर तो $3 बिलियन सऊदी यूएई ने दिया भी। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद इन लोगों ने कुछ शर्तें रखी हैं, कुछ बातें कही हैं पाकिस्तान के सामने, जो कि भारत के पक्ष में है। और पाकिस्तान को इससे तगड़ा झटका लगा है। लेकिन कोई भी देश पहले अपना हित देखता है, उसके बाद ही वो दूसरे का हित देखता है। ऐसे भी अधिकतर आदमी जो है सो सेल्फिश होते ही हैं। सबका कहना है भगवान सबका भला करे, लेकिन सबसे पहले मेरा करे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहली चीज़ क्या हुई है कि यूएई और सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को पहले से बढ़िया से झाड़ लगाई कि पैसे बार बार कहाँ से ये वो, आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी सुधारो। कायदे से क्या हुआ कि यूएई और सऊदी अरबिया ने इस बार आईएमएफ की तरह बिहेव किया। उन्होंने कहा कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी सुधारिए, अपने तरीके सुधारिए, टेरर फंडिंग में और उधर जो आर्मी वगैरह में फालतू के खर्चे करते हैं उसको कम कीजिए, तब जाकर आगे पैसा देंगे। इस बार भर दे रहे हैं। तो एक तो वो झाड़ लगा दी। दूसरी चीज़ क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भारत के साथ दोस्ती कीजिए, संबंध सुधारिए अपने भारत के साथ। और जो बार बार ये आप ओआईसी में या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, यूएन में जाके आप कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटा दिया, आर्टिकल 370 हटा दिया जेएंडके से, तो उसको भूल जाइए। उसको अब नाम नहीं लेना है आपको कहीं भी। सेकंड चीज, कश्मीर का मुद्दा भूलिए और उस पर संबंध सुधारिए, भारत के साथ निगोशिएशन कीजिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरबिया और यूएई, उसमें भी सऊदी अरबिया सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है ओआईसी को। तो इसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने साफ कह दिया कि ओआईसी अब किसी भी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा कश्मीर के मुद्दे पे। तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। क्योंकि अभी तक सबसे पहले कश्मीर में कुछ भी होता था, भारत कोई भी एक्शन लेता था, तो ओआईसी से और मुस्लिम कंट्रीज से ही सबसे पहले वहाँ पर स्टेटमेंट आता था कि ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें होती थी।
लेकिन अब क्या हुआ कि सऊदी अरबिया, यूएई से, ये सबसे इंडिया की पहले से अच्छी दोस्ती है। उसके बाद अब्दुल फतेह अल सीसी जो है मिस्र के राष्ट्रपति, वो भी इस बार राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बनकर आए थे ये अपने गणतंत्र दिवस में। उसके बाद जॉर्डन के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। तो भारत अभी एक ऐसे प्रयास में है कि एक अपना ग्रुप ऐसा बनाया जाए जो कि ओआईसी को काउंटर कर सके, क्योंकि ओआईसी के सारे दबंग तो भारत के साथ हैं। तो ये सारे जो मेजर कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा है, जो दबंग है ओआईसी में, क्योंकि ओआईसी की भाषा और सऊदी अरबिया की भाषा लगभग एक रहती है। सऊदी अरबिया जो बोलता है लगभग वही चीज ओआईसी में होती है। और इसके कारण भारत ने भी इस बार यही खेल खेला है कि अब जो है ऐसी एक ग्रुप बनानी है जो कि ओआईसी को काउंटर वेट कर सके। ओआईसी में जो कुछ है वैसे कंट्रीज, तुर्की वगैरह, ईरान वगैरह टाइप के, जो कि छुटकर इंडिया की मतलब ये करते हैं, मुखालफत करते हैं। तो उसके कारण वहां पर ये चीजें न हो, उसको दबाया जा सके, इसके लिए भारत अभी प्रयासरत है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि अब चेंज क्यों आया है, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरबिया और यूएई पहले से ही ऐसे थे या और भी कोई कंट्रीज ऐसे ही हमेशा से भारत के सपोर्ट में थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने के साथ परिस्थितियां बदली और उसके कारण इनका जो नजरिया है उसमें बदलाव आया है। और ये सबसे पहली चीज क्या होता है, देखिए, इकोनॉमिक टाइज विथ इंडिया। पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसे के बलबूते चाइना कितने कंट्रीज को बर्बाद कर दिया, ठीक है, लोन दे दे के पहले ये प्रोजेक्ट लगा देंगे, वो लगा देंगे, ऐसा कर देंगे। एक तो वहां पर वो गड़बड़ी हुई। वही सेम चीज यहाँ पर भारत के साथ अभी है कि सऊदी अरबिया को नजर आ रहा है भारत के साथ बिजनेस, क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई को ये तो समझ में आ गया है कि ऑयल, तेल के एक्सपोर्ट पर जीवन हमेशा नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या करना है कि अपने देश के इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, अपने देश में और भी अलग तरह के उद्योग धंधे लगाने हैं। और उसके लिए आपको पहले तो स्किल्ड लेबर चाहिए, टेक्निकल एडवांसमेंट चाहिए, और उसके साथ साथ क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। अगर आप कुछ बनाते हैं तो उसे बेचेंगे कहाँ? पाकिस्तान वैसे ही इकोनॉमिकली बर्बाद है, तो वो तो कुछ खरीदने से रहा। इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम लेवल है उसके हिसाब से इन्हें साफ समझ में आया है कि हमारा माल कहीं पर खरीद सकता है कोई तो वो भारत है सबसे नज़दीक, और रिश्ते भी अच्छे हैं, प्लस स्किल्ड लेबर यहाँ से बहुत सारे जाते हैं जो कि पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं लगभग, माना जाए तो सऊदी अरबिया, यूएई और गल्फ कंट्रीज की। तो इन सब चीज़ों के कारण प्लस क्या है कि ये जो डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं उसके लिए बाहर के देशों में भी इन्हें पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो हमने जैसा सुना था कि रिलायंस और अरामको का एक डील हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में ये लोग, जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे ही भारत ने पॉलिसी लाई कि J&K में हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, मॉल वगैरह, टूरिस्ट स्पॉट, होटल, ये सब कुछ और इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करने हैं, तो वहाँ पर एक मीटिंग करवाई गई थी उसके लिए। और उसमें सऊदी अरबिया और यूएई के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट भी आए थे, जिससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी थी। पाकिस्तान चाहता है कि उनके देश में आके इन्वेस्ट करे। भाई करेगा क्यों? क्योंकि वहां पर खरीदेगा कौन? और सेकंड चीज क्या है कि कोई बनाते भी रहेगा उसको बम से उड़ा दोगे तो वो क्यों लग बनाने जाए। तो ये चीजें हैं, और इसी के कारण यहाँ पर वो लोग चाह रहे हैं कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें। और शुरुआत भी भारत भी देखिए कितना, हमारी जो वैश्विक नीति है कितनी सही है कि हमने ऐसे ही कंट्री से यहाँ पर कश्मीर में इन्वेस्ट करवाने की सोची है जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में हमेशा से थे। अब उनका पैसा खुद कश्मीर में लग जाएगा तो वो कश्मीर का मुद्दा कभी नहीं उठाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया एकदम मूव है। चलिए ये तो हो गया। अब धीरे धीरे वो लोग पाकिस्तान से दूर हो क्यों रहे हैं? तो सबसे पहली चीज है कि पाकिस्तान पहले जब बना था उस समय उसकी इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाए डेटा के हिसाब से तो भारत से अच्छी थी, और उस समय सऊदी कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होते चली गई, गल्फ कंट्रीज की तेल के एक्सपोर्ट और मार्केट वगैरह बढ़ने के कारण धीरे धीरे बढ़िया होती चली गई। और अब जाकर परिस्थिति ये है
कि पाकिस्तान जो है उन पर एक बोझ बन गया है, लाइबिलिटी बन गया है, जिसे वो जबरदस्ती खींच रहे थे, लेकिन अब उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई है। दूसरी चीज क्या होती है कि पाकिस्तान हर किसी को ब्लैकमेल करके पैसा निकालना चाहता है। जब अमेरिका से पैसा नहीं मिलने लगेगा तो चाइना की तरफ जाएगा, चाइना से नहीं मिला तो उसकी तरफ, उससे नहीं तो उससे उससे, तो वो सोचता है कि हम अगर पाला बदलते रहेंगे तो बार बार हमें पैसा मिलता रहेगा। लेकिन अभी ये स्थिति हो गई है कि चाइना भी देने को तैयार नहीं है, सऊदी अरबिया और यूएई दे भी रहे हैं, तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। अमेरिका तो साफ ही एकदम कह दिया है कि भाई इसको हटाओ यहाँ से। तो ये चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान पर धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, और उस चीज के कारण क्या हुआ कि सऊदी अरबिया और यूएई और गल्फ कंट्रीज वाले थोड़े दुखी हो गए, क्योंकि वो लोग ज्यादा करीब हैं अमेरिका के, ना कि चाइना के। तो इसके कारण क्या होता है कि पाकिस्तान की जो नजदीकियां चाइना से बढ़ रही थी, उससे भी वो थोड़े दुखी थे, तो वो ये चाह रहे थे कि वो उधर न जाए। तो इसके कारण भी उन लोग थोड़ा सा पाकिस्तान से साइड होने लगे। यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि भाई यहाँ पर पैसे इसको दे भी दे, इन्वेस्ट भी कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन वो पैसा आएगा कैसे वापस, उसकी तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रही है। अब ऐसी परिस्थिति में कोई भी आदमी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है जहां पर कि उसका पैसा फंस जाए। तो ये एक चीज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है सो हमेशा खराब ही रहती है। कभी तरह का तालिबान पाकिस्तान कुछ उंगली कर देगा, तो कभी इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है, अचानक नए प्रधानमंत्री आ जाते हैं, सेना का दबदबा वैसा ही है। हालांकि सऊदी अरबिया और यूएई भी जानते हैं कि सेना अध्यक्ष से बात करने में ज़्यादा फायदा है ना कि पॉलिटिशियन से पाकिस्तान के, तो वो भी वही चीज़ करते हैं। वो लोग पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से नहीं बात करके वहाँ के सेना अध्यक्ष से ही बात करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर दिक्कत क्या है कि उन्हें भी ये चीज़ पता है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है पॉलिटिकली। प्लस जो बलूचिस्तान और पीओके में अनरेस्ट चल रहा है, उससे और उनको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पर उनका सीधा कहना है कि पाकिस्तान अपना जो कोर इशूज है, जो अपनी आर्थिक स्थिति है, जो इन्वेस्टमेंट बेहतर करना चाहिए, जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारना चाहिए, उस पे ना ध्यान दे के सिर्फ परेशान है किस चीज़ से, कश्मीर से, 370 से, इंडिया के पीछे, पीओके के पीछे। तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कोर इशूज पे, जो कि हमेशा सऊदी अरबिया और यूएई आजकल कहने लगी है कि आप कोर इशूज पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। तो ये चीजें हो रही है, इसके कारण भी वो धीरे धीरे डिस्टेंस कर रहे हैं। लेकिन वहां से तो दूर आ रहे हैं, पर भारत के पास नजदीक क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। सबसे पहली चीज इंडियन डिप्लोमेसी, जो भारत की विदेश नीति है वो इतनी तगड़ी है कि आप देखिएगा कि भारत दो दुश्मन देशों के बीच में भी बैलेंस करके बड़ा अच्छे से चल रहा है, जैसे भी हो संभाले हुए है। चाहे वो अमेरिका और रसिया के बीच में बैलेंस करना हो, चाहे वो ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में बैलेंस करना हो, चाहे वो इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच में बैलेंस करना हो। तो भारत की विदेश नीति बड़ी अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा बैलेंस किया हुआ, और ये उसी का एक अचीवमेंट है, उसी का परिणाम है कि भारत के करीब लगभग सभी देश आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये तो कैपेसिटी ऑफ बैलेंसिंग रिलेशंस हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट इनको दिख रहा है इंडिया में कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो मार्केट अच्छा है, यहाँ पर अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें भविष्य में फायदा मिलेगा। इसलिए वो यहाँ पर भारत के करीब आ रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी डाइवर्स करनी है, मार्केट तो है ही। उसके बाद वो देख रहे हैं इंडिया को एक काउंटरवेट चाइना का। धीरे धीरे रीजन में क्या हो रहा है कि चाइना की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और कोई भी अगर एक मोहल्ले को भी देखे तो एक मोहल्ले में कोई एक आदमी को हेवी गुंडा कोई नहीं बनते देखना चाहता है कि वो सबको दबा के रखे। तो वहां पर बैलेंस चाहिए होता है कि एक के अगेंस्ट में दूसरा रहे, ऑप्शन रहना चाहिए आदमी के पास कि ये नहीं तो ये सही। तो वही चीज यहाँ पर चाइना का दबदबा धीरे धीरे रीजन में बढ़ रहा था, और इसीलिए वो लोग इंडिया के नजदीक आ रहे हैं कि चाइना को काउंटर वेट करने के लिए कोई तो चाहिए। आप देखे होंगे हमारे पिछले वीडियोस में कैसे
चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये सब चीज़ों के तहत कितने जगह पर अपने बंदरगाह, सैन्य अड्डे और बाकी चीज़ें बना ली है। जिबूती में जाकर वहाँ एकदम अरबियन पेनिनजुला के करीब में बना रखा है उन्होंने, ग्वादर डेवलप कर ही रहे हैं। तो ऐसे ही वो लोग चाहते हैं कि भारत का भी इस रीजन में एक होल्ड रहे ताकि चाइना अकेला वहाँ पर दबदबा कायम न कर ले, ये एक चीज़ है। प्लस क्या है कि सऊदी अरबिया और जो गल्फ रीजन है पूरा, ये भी पहले ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी और यहाँ से उसी समय से भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं और इसके कारण भी वो एक पुराना जो था, जैसे देखेंगे कि पहले जो करेंसी यूज होती थी वो गल्फ कंट्रीज में एकदम पहले, आज से आप देख लीजिए कि 1950s के पहले रुपया होता था, इंडियन रुपया एज अ करेंसी यूज होता था। बाद में उन्होंने धीरे धीरे उसे बदला और फिर बाद में डॉलर आ गया इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। तो हिस्टोरिक टाइज भी रहे, उसके कारण भी ये कहीं ना कहीं था सॉफ्ट कॉर्नर की भाई ये सही चीज है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो उन्होंने लगा दी पाकिस्तान पे बैन की, आप 370 की बात नहीं करोगे, कश्मीर का हल्ला नहीं मचाओगे, पैसा तब मिलेगा जब अपनी इकोनॉमी सुधारो, सही चीज पे इन्वेस्ट करो, टेरर फंडिंग वगैरह पे बर्बाद न करो। तो इन सब से आउटकम ही क्या निकलेगा? अब पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान कश्मीर का इशू लेकर बाजा बजाते रहे, गाते रहे, या फिर वो अपनी इकोनॉमी पे फोकस करे। और अगर कश्मीर का इशू बजाते रहेगा, गाते रहेगा, तो वो खुद वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। और इकोनॉमी पे फोकस करता है, परिस्थिति सुधरेगी तो देखिए वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एजुकेशन बढ़ेगी, इकोनॉमी सुधरेगी, लोग बिजी रहेंगे, तो टेररिज्म और इस सब चीज से खुद ही दूर हो जाएंगे और भारत के लिए थोड़ी परिस्थिति सुधरेगी। प्लस कश्मीर का इशू फटाफट रिजॉल्व हो जाएगा अगर वो लोग इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं तो इनसे क्या होगा कि हमारा टेरर एक्टिविटीज का झमेला खत्म हो जाएगा। निगोशिएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चालू हो जाएगी। अगर वो कश्मीर इशू को छोड़ देते हैं, इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं, तो निगोशिएट करके वो इशू बंद करने का एक अच्छा मौका है कि उसे कश्मीर इशू सॉल्व करके फाइल में बंद करके सेल्फ पे रखिए कि ये मुद्दा हमारा निपट गया। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें अगर होती है तो चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पीओके से ही होकर गुजरती है उसकी सीपेक प्रोजेक्ट। और अगर इंडिया की बात पाकिस्तान मान लेता है तो चाइना का पूरा पैसा जाएगा डूब। तो इतना आसान नहीं है कहना कि ये कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा और पीओके इंडिया के पास आ जाएगा, ये सब इतना आसान है नहीं, खास करके चाइना के रहते हुए, क्योंकि चाइना को जैसे ही दिखेगा कि पीओके का इशू सॉल्व होने वाला है तो वो फिर से जाकर पाकिस्तान को पैसे देने चालू कर देगा, क्योंकि उसको भी अपना सीपेक प्रोजेक्ट बचाना है। ऑलरेडी उसमें इतने पैसे उसने झोंक रखे हैं। प्लस वो चाहेगा नहीं कि इंडिया में जो एक साइड का बॉर्डर है वो शांत हो जाए, जैसे नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर है एकदम शांति प्रिय, उस तरह का हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर इंडिया का झंझट बचेगा सिर्फ तो चाइना से बचेगा, तो चाइना के लिए वो परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए वो चाहेगा नहीं, इसमें उंगली तो जरूर करेगा। तो ये सारा मुद्दा है और यहाँ पर ये हमारा डिस्कशन होता है खत्म कि जो चीजें कही है सऊदी अरबिया ने, यूएई ने पाकिस्तान को, उसके मायने क्या हैं, क्यों चेंज हुआ है, क्या आउटकम हो सकते हैं, क्यों फेल हो सकता है, ये सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा ले और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो करें। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। और अगर आप लोग एनसीईआरटी की प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह फ्री में चाहते हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, फ्री करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह हैं, तो इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप फ्री रिसोर्सेज पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।